जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं अपने डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से F404 इंजन की डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। इस बात से आप सब वाकिफ हैं और सप्लाई चेन का जो इशू अमेरिका बता रहा है वो इसके पीछे का एक बड़ा कारण है। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दे दिया है जो कि वाकई में फिलहाल तो इस समस्या का जो इंजन डिलीवरी की समस्या है उसे हल कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका ने अब एक इंटरिम सॉल्यूशन के रूप में सैमसंग टेक्विन के F404G102 इंजन का प्रस्ताव भारत के सामने रखा है, जिसे कि कोरियन KI/LMS TAS T50 एडवांस ट्रेनर और लाइट फाइटर जेट के लिए तैयार करती है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम F404G102 इंजन के साथ ये है कि ये आफ्टर बर्नर के साथ 78.7 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि अधिकतम थ्रस्ट इसका है। हालांकि जो तेजस मार्क 1A के लिए जो F404 INS-20 इंजन है वो 84 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी कि ये जो कोरियन इंजन है उसका थ्रस्ट थोड़ा सा कम है। हालांकि अमेरिका ने बोला है कि ये भारत के लिए एक अस्थायी उपाय हो सकता है और तब तक इनका इस्तेमाल भारत कर सकता है जब तक कि भारत के लिए F404 IN-20 इंजनों का उत्पादन फिर से शुरू नहीं हो जाता। और एक बार जब इंजन उपलब्ध हो जाएंगे तो इन लो थ्रस्ट वाले इंजनों के संस्करण को बदला जा सकता है। अमेरिका ने कहा कि HAL को इन इंजनों को अब सीधे खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो इसे टेम्परेरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की जो शेड्यूल है उसे बनाए रखा जा सके। सैमसंग टेक्विन का ये जो F404G102 इंजन है वो सिंगल इंजन ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त रेडिडेंसी के साथ आते हैं, जो कि F404 IN-20 के समान ही है। इसीलिए ये तेजस फाइटर जेट के लिए काफी उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि तेजस मार्क 1A भी एक सिंगल इंजन फाइटर है। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि सैमसंग टेक्विन के पास इन इंजनों का सरप्लस पड़ा हुआ है, जिसे कि HAL को दिया जा सकता है। बता दें कि इन इंजनों का इस्तेमाल न केवल T50 में किया जाता है, बल्कि बोइंग साब T7 रेड हॉक और TAI हरजेट में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल दोस्तों इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये अमेरिका ने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन भारत को दे दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस डील को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है और आप सब जानते हैं कि भारत ने फिलीपीन के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी, जो कि स्पेशली उनकी मरीन कोर के लिए थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिलीपीन आर्मी के साथ ब्रह्मोस डील अब होने वाली है, जिसके लिए बकायदा दोनों देशों के बीच चर्चाएं चल रही है। यहाँ पर दोस्तों और देशों की तरह फिलीपींस को भी बजट लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है, जिससे कि बड़े पैमाने पर उनकी जो खरीद है वो इम्पैक्टेड हो जाती है। लेकिन इतना तो है कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो जाती है फिलीपीन की सेना के लिए, तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक बड़ी छलांग होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि घातक यूकैफ को लेकर आ रही है। इसके बारे में अब कहा जा रहा है कि घातक को 50 टन के स्टेल्थ बॉम्बर में बदला जाना चाहिए। इस बारे में जो रक्षा विशेषज्ञ हैं राजन जी, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि घातक, जो कि शुरू में एक ऑटोनॉमस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो कि अपनी स्टेल्थ क्षमताओं और फ्लाइंग विंग डिजाइन के लिए जाना जाता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस डिजाइन को अब स्केल करके मैन कॉन्फ़िगरेशन में बदलकर एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के रूप में बदला जा सकता है, जैसे कि अमेरिका का B2 स्प्रिट या फिर उनका P-21 रेडर है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 130 किलोन्यूटन इंजन के द्वारा संचालित ये एक क्वाड जेट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जो कि AMCA फाइटर जेट के लिए तैयार किए जाने वाले इंजनों की तरह होंगे। और ये जो सेटअप है वो 50 टन के इस विमान को जरूरी थ्रस्ट प्रदान करेगा, जिससे कि ये लंबी दूरी के रणनीतिक मिशन कर सकता है और इन इंजनों से इसकी स्पीड और रेंज दोनों सुनिश्चित हो जाएंगे। ये जो परिवर्तन किया जाएगा उससे भारत की रणनीतिक ताकत जो है वो काफी बढ़ जाएगी। और अगर यूकैफ से मैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर में परिवर्तन किया जाता है तो इससे भारत की रणनीतिक पहुंच है वो काफी बढ़ जाएगी। और इस तरीके के विमान में AMCA और जो अन्य स्वदेशी प्रोग्राम्स हैं उनके तहत जो विकसित किए जा रहे एडवांस एवियोनिक्स, स्टेल्थ मटेरियल्स और सेंसर टेक्नोलॉजी है वो शामिल की जा सकती है। और ये जो 50 टन का स्टेल्थ बॉम्बर है वो भारत को अपने क्षेत्रीय दुश्मनों के ऊपर महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेगा। यही नहीं, भारत के शस्त्रागार में इस तरीके का बॉम्बर का होना एक डेटरेंस के रूप में भी काम करेगा, जो कि दुश्मनों के इलाकों में, यहाँ तक कि जो विवादित हवाई क्षेत्र हैं उनमें भी सटीक हमला कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि इसके लिए लॉजिस्टिक और जो टेक्नोलॉजिकल चुनौतियां हैं वो भी आएंगी सामने। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हैदराबाद की नवस्टार इंटीग्रेटेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियों के लिए एडवांस मल्टी फंक्शन एंटीना सिस्टम तैयार किए हैं, जिससे कि भारतीय नौसेना की क्षमता डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ये जो इनोवेशन है इसका उद्देश्य खास तौर पर कम्युनिकेशन और नेविगेशन कार्यों को एक सिंगल और सुव्यवस्थित प्रणाली में समायोजित करना है, जिससे कि पनडुब्बी प्लेटफॉर्म पर जो कॉम्प्लेक्सिटी और फुटप्रिंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। जो एंटीना नवस्टार ने तैयार किए हैं उसमें GPS/S बैंड एंटीना है, जो कि सटीक स्थिति और नेविगेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके चुनौतीपूर्ण पानी के नीचे के वातावरण में, जहां पनडुब्बियों के लिए महत्वपूर्ण रूप से GPS सिग्नल काफी कमजोर होते हैं।
इसके अलावा इसमें UHF SATCOM एंटीना है, जो कि एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया। यह एंटीना सैटेलाइट्स के साथ मजबूत कम्युनिकेशन लिंक सुनिश्चित करता है, जो कि मिशन के दौरान कमांड सेंटर के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही V/UHF TACOM/IFF एंटीना, ये डुअल फंक्शन वाला एंटीना टैक्टिकल कम्युनिकेशन और फ्रेंड और फो सिस्टम का सपोर्ट करता है। वहीं इनका जो UHF SATCOM एंटीना है, ये बेहतर प्रदर्शन और कवरेज प्रदान करता है। हालांकि भारतीय नौसेना ने इसे अपनाने को लेकर कोई बात नहीं की है कि क्या वो इसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, लेकिन नवस्टार के द्वारा इस तरीके की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना वाकई में पनडुब्बी कंपोनेंट्स के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करने का रास्ता बनाता है। इसके अलावा भारत के लिए एक्सपोर्ट के रास्ते भी खुल जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत के समुद्री इतिहास में 15 जनवरी 2025 एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। इस दिन मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में 3 जो दुर्जय लड़ाकू जहाज हैं उन्हें एक साथ कमीशन किया जाएगा। ये भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की प्रगति को भी दिखाता है। और ये प्रोग्राम न केवल भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा। इस दौरान कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वाकशीर, इन तीनों को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। INS वाकशीर जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस सोनार सिस्टम्स लगाए गए हैं और कई तरीके के टॉर्पीडो और मिसाइल लॉन्च करने में ये सक्षम है। वाकशीर के इंडियन नेवी में शामिल होने का मतलब है कि भारत की पनडुब्बी फ्लीट मजबूती की तरफ आगे बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन, इसके अब व्यापक परीक्षण किए जाएंगे, जिसे कि रशियन IL-76 टेस्ट बेड पर किया जाएगा, जहां 70 घंटे के महत्वपूर्ण उड़ान परीक्षण किए जाएंगे और यह प्रोसेस लगभग 1 महीने चलेगा। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इंजन पहले ही 140 घंटे से अधिक की परीक्षण कर चुके हैं। इसमें बैंगलोर में GTRE की फैसिलिटी में 70 घंटे का ग्राउंड परीक्षण और रूस में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स में अतिरिक्त 75 घंटों की ऊंचाई का परीक्षण शामिल है। आपको बता दें कि ये जो आने वाले परीक्षण है वो गोदरेज एरोस्पेस के नए निर्मित इंजनों का फायदा उठाएंगे, जो कि 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर अपना प्रदर्शन करेंगे, जिसका उद्देश्य चरम स्थितियों के तहत इंजन की क्षमताओं को और अधिक मान्य करना है। GTRE के 20 वैज्ञानिकों की एक टीम इस प्रोग्राम के तहत रशिया के साथ मिलकर सहयोग करेगी। बता दें कि एक IL-76 विमान को खास तौर पर मॉडिफाई किया गया है। विमान के 4 इंजनों में से एक को कावेरी इंजन से बदल दिया जाएगा, जिसमें कि व्यापक संशोधन किए जाएंगे। इसके अलावा इन इंजनों का जो सारा डेटा है वो इकट्ठा किया जाएगा। हालांकि ये जो परीक्षण किए जाएंगे उसका लक्ष्य है उच्च ऊंचाई पर इंजन की विश्वसनीयता, उसकी एफिशिएंसी और प्रदर्शन का आकलन करना। और जो भी डेटा सामने आएगा, जिसे इकट्ठा किया जाएगा, उससे इसके डिज़ाइन को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा और कोई भी अगर इशू आता है उससे भी ठीक किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने आज भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है, यानी कि वेस्टर्न एयर कमांड की कमान उन्होंने संभाली है। दिसंबर 1986 में फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में वे शामिल हुए। एयर मार्शल मिश्रा जी के पास 3000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। चाइना ने अब अपने नए KJ-3000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि अवाक्स विमान की पहली उड़ान भरी है। दरअसल ये एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी विमान है, जिसके जरिए चाइना खुफिया जानकारी जुटाने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सिचुएशन अवेयरनेस बढ़ा सकता है। बता दें कि इसमें रोटोडोम, एक डिस्क के आकार का घूमने वाला रेडोम लगा है, जो कि 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है, जिससे कि चाइना कई लक्ष्यों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। साथ ही चाइना ने इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट WS-20 हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन लगाया हुआ है। कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के F-22 और F-35 विमानों का पता लगा सकता है। साथ ही साथ ये 66 टन का पेलोड ले जा सकता है। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।